Hello, good morning, guys. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcomes all of you to my online classes of medical surgical nursing. The medical surgical is the key part of nursing. So in medical surgical nursing, we are studying about the systems of our body like GIT, cardiac system, cardiovascular system, skeletal system, genitourinary system. So in this lecture, we are discussing about the genitourinary tract. In the genitourinary tract, there are some organs such as starting from the kidney. You all know about the kidney. Then kidneys are made up by many of nephrons, and they are connected with ureters. The ureters are emptying in a hollow sac-numma structure that is known as bladder. You all know about these structures in anatomy physiology study. आप सबने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इन सब के बारे में पढ़ा होगा. ये क्या होती है? किडनीज के बाद दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो यूरेटर्स होते हैं. यहाँ पे किडनी में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरेटर्स के थ्रू वो यूरिन आके फिर कहाँ पे आता है? ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है. तो ब्लैडर इज़ द स्टोरेज यूनिट ऑफ यूरिन. ब्लैडर क्या होता है? जहाँ पे ब्लड आके स्टोर होता है. तो ब्लैडर के स्टार्टिंग में स्पिंक्टर होता है. स्पिंक्टर मतलब वाल्व जो कि यहाँ से बंद रहता है. ये कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से. जैसे जैसे यूरिन इसके अंदर फिल होता जाता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो नर्वस सिस्टम के पास मैसेज जाएगा और वो इसको कंट्रोल करता है और वो मैसेज भेजेगा कि स्पिंक्टर को या वाल्व को ओपन करना है या नहीं करना. इसके बाद एक और स्पिंक्टर होता है जो कि एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है. इंटरनल स्पिंक्टर कम्प्लीटली इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होता है. इस पर अपना खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता. जब प्रेशर बढ़ता है ब्लैडर के अंदर यूरिन का, तब ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है ब्रेन के पास और वो स्पिंक्टर को ओपन करता है. जबकि जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है ये वॉलेंट्री होता है. इसको अपन जब चाहे ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं. इन दोनों के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोस्टेट ग्लैंड. सुना होगा आप सबने, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है. और ये आगे ब्लैडर से लेके और ये आगे तक क्या होता है? यूरिथ्रा. स्टार्टिंग ऑफ द ब्लैडर्स नेक यूरिथ्रा होता है और आगे पीनिस. ये सब आपने पहले पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में. तो ये क्या होता है? पूरा ये ट्रैक्ट जो बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम जो बना है, इसको बोलते हैं जेनाइटोयूरिनरी ट्रैक्ट, जो कि यूरिन के फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन का फंक्शन करता है. अब अगर बात करें इससे रिलेटेड डिजीज जो अपन पहले पढ़ रहे हैं, लास्ट कुछ लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था. अपन ने डिस्कस किया क्रोनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इसके बाद अपन ने बात करी थी यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में. और आज अपन बात करेंगे इस ग्लैंड के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड. तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेनली कहाँ होती है? ये होती है ब्लैडर होता है ना अपना, ब्लैडर के बाद इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर. ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों के बीच में पाई जाती. और ये जो यूरिथ्रा होता है इसके चारों तरफ होती है, इसको कवर करके रखती है. यूरिथ्रा के चारों तरफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्टर के बीच में एक ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड. अब ये क्यों होती है? ये सिर्फ मेल्स में होती है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये सिर्फ मेल्स में होती है, मेल्स के अंदर ही पाई जाती है. इसका काम क्या है? इसका मेन फंक्शन है सीमन फॉर्मेशन. सीमन, जो सीमन होता है अपना, सीमन बनता है, उसके अंदर ये हेल्प करती है. सीमन के अंदर स्पर्म होता है सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू जो आता है, उसके अंदर ये ग्लैंड अपना सीक्रेशन जो होता है उसको ऐड करती है. 70% ऑफ सीमन इज 70% सीमन इज क्या होता है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके सीक्रेशंस, जो प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करती है, जो सीक्रेशन वो 70% होता है सीमन का. जो
जो सीमन बनता है उसका 70% सीक्रेशन होता है। तो मतलब सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं, उनके साथ मिलके उसको एक लुब्रिकेटिव फॉर्म बनाती है ताकि वो इजेकुलेट होके और बाहर तक जा सके, वरना सीमन्स अकेले ऑटोमेटिकली नहीं जा सकते। तो उनके ट्रांसपोर्टेशन लुब्रिकेशन में हेल्प कौन करता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होने वाला सीक्रेशन। तो अब आज अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड बीमारी के बारे में। तो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि कहाँ होती है? जो ब्लैडर होता है अपना ब्लैडर से यूरिथ्रा इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेशन करती है और उनको डालती है सीमन स्पर्म के साथ, और वो सीमन बनाते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके और लुब्रिकेशन वो कहीं पे रुक के ना और इजीली पास आउट हो सके, इसका काम करती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है या कुछ और फैक्टर्स मिलके, कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर एज, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एज। ओल्ड एज में आके क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? एनलार्ज। इसका साइज़ बढ़ने लग जाता है। साइज़ बढ़ना दो तरह से हो सकता है, हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेजिया। अगर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो हाइपरट्रोपी, और सेल्स का साइज़ बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेजिया। तो इसके अंदर दोनों हाइपरट्रोफी भी हो सकती है और हाइपरप्लेजिया भी हो सकती है। मोस्टली इसके अंदर बोला जाता है हाइपरप्लेजिया। तो क्या होगा, हाइपरप्लेजिया हो जाने की वजह से इस ग्लैंड का साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा, सेल का साइज़ बढ़ेगा, नियोप्लाज्म हो रहा है। नियोप्लाज्म मतलब सेल के नंबर या साइज़ के अंदर अगर कोई न्यू ग्रोथ हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं नियोप्लाज्म। तो अगर इस सेल के साइज़ में बढ़ रहा है, इस ग्लैंड का साइज़ एनलार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। क्या बोला जाता है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बेनाइन मतलब जो अपन ट्यूमर्स के बारे में बात करते हैं, नियोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। नियोप्लाज्म मतलब कोई भी न्यू ग्रोथ। अगर वो न्यू ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, एक बेनाइन और एक मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट जो होती है वो होती है कैंसरस, और जो बेनाइन होती है वो नॉन कैंसरस। तो अपन इसमें बात कर रहे हैं, ये बेनाइन होती है। ये जो नियोप्लाज्म हुआ है या न्यू ग्रोथ हो रही है, ये क्या होती है? बेनाइन होती है। सबसे फर्स्ट थिंग, प्रोस्टेटिक मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेटिक, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोस्टेटिक TATIC। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। तो एक ऐसा इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स जो कि बेनाइन है, प्रोस्टेट ग्लैंड में हो रहा है, या प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स के साइज में बढ़ रहा है, जो कि बेनाइन है, मेलिग्नेंट नहीं है। सेल्स का साइज बढ़ रहा है, या नंबर हाइपरट्रोफी भी समटाइम्स इट ऑल्सो कॉल्ड एज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। तो वो हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। इसके इंट्रोडक्शन में देखें अपन तो एज एसोसिएटेड प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट होता है। एज एसोसिएटेड मतलब मोस्ट कॉमनली एज से एसोसिएटेड होता है, मतलब ओल्ड एज में जाके धीरे धीरे इन द 90% ऑफ मेल्स, ओनली इन मेल्स दिस ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। फीमेल्स में ये ग्लैंड भी नहीं होती, इसलिए ये बीमारी भी नहीं होती है। तो एज एसोसिएटेड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एनलार्जमेंट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये सबसे मेन चीज़ कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसका प्रिकर्सर, मतलब कि अगर किसी को BPH है या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रिकर्सर या प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रिकर्सर का काम बिल्कुल भी नहीं करती है। इसके बाद बात करें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। अगर अपन देख रहे थे कि यूरिथ्रा, जिसके थ्रू ब्लैडर से यूरिन पास आउट होता है, तो अगर यूरिथ्रा के चारों तरफ ये ग्लैंड है, तो जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? यूरिथ्रा सप्रेस होता जाएगा, और यूरिथ्रा सप्रेस होता जाएगा तो यूरिन का जो वे था उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? ब्लॉकिंग ऑफ द यूरिन फ्लो हो सकता है। इसके बाद बात करें अपन तो अबाउट 105 मिलियन मेंस आर अफेक्टेड ग्लोबली। लगभग 105 मिलियन मेंस में ये बीमारी पाई गई है, और
एट द एज ऑफ 40 एंड 50 के बाद ही ये होना शुरू हो जाती है। एंड एट द एज ऑफ 80, मतलब 80 की एज में आते आते लगभग 90% पीपल्स जो होते हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं या उन लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। नेक्स्ट, इसके डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी ये बेनाइन कंडीशन है। क्या कौन सी कंडीशन है? बेनाइन, मतलब नॉन कैंसरस इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहली बात बेनाइन, इसकी जो नाम है उसी में इसकी डेफिनेशन है। बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस, हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो नॉन कैंसरस इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि क्या करेगा, विच इन्वॉल्व्स द हाइपरप्लेजिया which involves the hyperplasia of prostatic stoma and epithelial cells, जिसमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा प्रोस्टेटिक स्टोमा और एपिथेलियल सेल्स का। हर ऑर्गन के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, पेरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स। पेरेन्काइमल सेल्स जो कि फंक्शनल सेल्स होती हैं और स्टोमल सेल्स जो कि सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। तो उनके अंदर हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाएगा और दैट रिजल्ट्स in formation of large discrete nodules which push and narrow, जो कि क्या करेंगी, पुश कर देंगी और नैरो कर देंगी यूरिथ्रा को। जो यूरिथ्रा के चारों तरफ ये कवरिंग की तरह है, तो जैसे जैसे इसका साइड बढ़ता जाएगा ये यूरिथ्रा को पुश करना चालू कर देगी और उसको नैरो कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ यूरिन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, नॉन कैंसरस इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि इसके प्रोस्टेटिक स्टोमा और एपिथेलियल सेल्स में हो सकता है, जिसकी वजह से लार्ज डिस्क्रीट नोड्यूल्स बनते हैं और वो पुश कर देते हैं और नैरो कर देते हैं यूरिथ्रा को, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ यूरिन जनरेट होता है। जैसे अभी यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में ये नॉर्मल प्रोस्टेटिक ग्लैंड है और ये हाइपरप्लेजिक, यानी इसकी साइज़ बढ़ गई है, जिसकी वजह से आगे के एक डायग्राम में आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम ये देखो, इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये है नॉर्मल, ये है एनलार्ज। नॉर्मल में क्या था, ये जो यूरिथ्रा था, यूरिथ्रा दिख रहा है आपको, ये यूरिथ्रा नॉर्मली पोटेंट है, इसकी ल्यूमन बड़ी है और ये जो ग्लैंड है इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है। ये ग्लैंड नॉर्मल अपनी पोजीशन पे, यूरिथ्रा की ल्यूमन नॉर्मल है। लेकिन नेक्स्ट फोटो में आप देखो, जो ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गई है और यूरिथ्रा की ल्यूमन छोटी हो गई है। दिख रहा होगा आपको, यूरिथ्रा की ल्यूमन छोटी हो गई है, मतलब इस ग्लैंड ने एनलार्ज होकर यूरिथ्रा की ल्यूमन को छोटा कर दिया है या उसको नैरो कर दिया, जिसकी वजह से जो ब्लैडर से आने वाला यूरिन था उसके वे में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यूरिनेशन में और यूरिन की फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद बात करें अपन एटियोलॉजिकल या रिस्क फैक्टर्स की, तो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एज। मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज में आके सब में होने लग जाती है। अब उसका एग्जैक्ट कोज क्या है वो तो अननोन है, इसका एग्जैक्ट कोज क्या है वो अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे एज है, हार्मोनल इम्बैलेंस इन मेल्स, जैसे ओल्ड एज आती जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से भी ऐसा होना माना गया है कि इसका जो DHT, इसकी एक्टिव फॉर्म होते हैं डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग है, रिड्यूस्ड एक्टिविटी लेवल है, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटिक एंड हार्ट डिजीज़ है, ये सब मिलके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसके होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं या इसके होने को पैदा कर देते हैं। तो इटियोलॉजी इडियोपैथिक है, मतलब एग्जैक्ट कोज क्या वो अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्मोकिंग, रिड्यूस्ड एक्टिविटी लेवल, एज, जो कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है एज, क्योंकि इन द यंग एज पीपल्स दे डोंट हैव BPH। आफ्टर द 40-50 द पीपल्स, मोस्ट कॉमनली द मेन्स, नॉट पीपल्स, ओनली द मेन्स हैविंग दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में अगर आपका यूरिथ्रा ब्लॉक हो गया है या यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या यूरिथ्रा की ल्यूमन छोटी हो गई है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, पहले यूरिथ्रा का साइज ये था, अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद अगर यूरिथ्रा का ल्यूमन छोटा हो गया है, ल्यूमन छोटी हो गई है,
जिसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो था उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। फ्रिक्वेंसी और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, बार बार, क्योंकि अपर प्रेशर बढ़ेगा तो आपको अर्ज आएगी, और अर्ज आएगी लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप एक बार में पूरा एम्प्टी तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो बार बार और अर्जेंट नीड, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी आपको यूरिनेशन की। इसके बाद इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी और यूरिनेशन या नोक्चूरिया जिसको बोला जाता है, मतलब नाइट में जब फॉर्मेशन होता है यूरिन का, ब्लैडर में स्टोरेज होता है, तो बार बार आपको फ्रिक्वेंसी आती है या बार बार अर्ज आती है आपको यूरिनेशन की, और उसकी फ्रिक्वेंसी बार बार बढ़ जाती है यूरिनेशन। तो उसको क्या बोले थे, नाइट में अगर यूरिन की अर्ज हो रही है या यूरिनेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, नोक्चूरिया। इसके बाद डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, जब आप यूरिन करना स्टार्ट करते हो तो उसमें भी डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, अगर ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई है तो आप चाह रहे हो, इंटरनल स्पिंक्टर बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रेशर की वजह से इंटरनल स्पिंक्टर नर्वस सिस्टम से कंट्रोल था वो ओपन हो गया है, एक्सटर्नल स्पिंक्टर भी ओपन हो गया है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो लूमन है वो ब्लॉक है, तो ब्लॉकेज की वजह से डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन हो सकती है। इसके बाद वीक यूरिन स्ट्रीम, वीक मतलब स्लो स्ट्रीम हो सकती है, बहुत वीक यूरिन स्ट्रीम आएगी, और स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स, बार कभी रुक गई फिर स्टार्ट होगी, कभी रुक गई फिर स्टार्ट होगी, ऐसा हो सकता है। ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, ड्रिबलिंग मीन्स आप यूरिनेशन कर लिया, फिनिश हो गया, उसके बाद थोड़ी आफ्टर द यूरिनेशन बाहर आ जाता है यूरिन ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अंदर अटक जाता है, तो आप यूरिन करके फिनिश हो चुके हो, उसके बाद अब जैसे आप रिलीज़ करोगे और वापस से यूरिन पास आउट हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, ड्रिबलिंग एट द यूरिनेशन। मतलब आफ्टर यूरिनेशन यूरिन ड्रॉप्स अगर आ रही हैं तो उसको बोलेंगे ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन। इसके बाद इनएबिलिटी टू कंप्लीट एम्प्टी द ब्लैडर, पूरी तरह से कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा ब्लैडर। तो सिम्टम्स में अगर बात करें तो सारे सिम्टम्स सेम से ही हैं लगभग, बस फ़र्क है कि फ्रिक्वेंसी और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, सब में ब्लॉकेज, यूरिथ्रा में ब्लॉकेज की वजह से ब्लैडर से लेके और यूरिथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू जब बाहर निकलेगा यूरिन, उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे। वो सब क्या है, फ्रिक्वेंट और अर्जेंट नीड ऑफ टू यूरिनेट, इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी इन नाइट, डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, वीक यूरिन स्ट्रीम एंड ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन एंड इनएबिलिटी टू कंप्लीट एम्प्टी द ब्लैडर। इसके बाद कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स है, मतलब बहुत कम लोगों में ये देखने को मिल सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टरलाइज्ड वे था, स्टरलाइज्ड होता है अपना यूटीआई, तो अगर उसके अंदर यूरिन जगह जगह अटका हुआ है तो उसकी वजह से स्टरलाइज नहीं रहेगा और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इनएबिलिटी टू यूरिनेट, बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया तो आप यूरिन कर ही नहीं पा रहे हो, एंड ब्लड इन द यूरिन, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या और कोई प्रॉब्लम की वजह से आपके जो इंटरनल लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से ब्लड भी आ सकता है यूरिन में। ये बहुत लेस कॉमन साइंस है। नॉर्मली बीपीएच के पेशेंट जो बहुत सीवियर बीपीएच हो या कुछ और साथ में कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अपन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस में आपको पता लगाना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है और प्रोस्टेट बीपीएच भी हो सकता है, बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो उसका पता लगाने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। तो उस एंटीजन टेस्ट से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बीपीएच है या प्रोस्टेट कैंसर है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट एंड यूरिन कल्चर, अगर कोई यूटीआई है तो उन सब के लिए यूरिन टेस्ट और यूरिन कल्चर करके देख सकते हैं। इसके बाद पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम टेस्ट, मतलब आपने यूरिनेट कर लिया, उसके बाद आपके ब्लैडर के अंदर कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, उसके बेसिस पे अपन पता कर सकते हैं कि कोई ब्लॉकेज है, कोई प्रॉब्लम ब्लैडर में आ रही है या फिर ब्लैडर के आगे के वे में। कई बार ऐसा होता है ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, ब्लैडर इनिशिएट ही नहीं कर पाता, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसका पता लगाने के लिए अपन यूरिनेशन के बाद ब्लैडर में अमाउंट देखेंगे कितना अमाउंट है, तो उससे अपने को पता चल सकता है कि प्रॉब्लम आगे है या ब्लैडर में। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी, ब्लैडर को विजुअलाइज करके देख सकते हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफ करके देख सकते हैं, और
सिस्टोमेट्रोग्राम। इसके अंदर उसका प्रेशर, कॉम्प्लियंस और कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर अपन असेस कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करें तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं, अपन विजुलाइज कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर करके, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, ये डिफरेंशिएट करने के लिए बीपीएच को प्रोस्टेट कैंसर के लिए से डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करें तो पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम टेस्ट, आफ्टर द यूरिनेशन ब्लैडर के अंदर कितना वॉल्यूम बचा हुआ है उसको असेस करके अपन पता लगा सकते हैं। सिस्टोस्कोपी विजुअलाइज करके ब्लैडर में प्रॉब्लम है, ब्लैडर के बाहर है, उसको देख सकते हैं। ट्रांस रेक्टल यूएसजी से अपने को पता चलेगा बीपीएच एनलार्ज्ड है या कोई और प्रॉब्लम है। और सिस्टोमेट्रोग्राम, इन सब का से अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप यूरिन की फ्रिक्वेंसी कम करने की ट्राई करोगे कि आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिलीव हो। उसके लिए आप ट्राई करोगे कि यूरिन फॉर्मेशन कम हो, जिससे कि बार बार आपको यूरिन ना जाना पड़े, नोक्चूरिया की कंडीशन ना हो और यूटीआई के चांसेस भी कम हो। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लिमिट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक कम कर दो। अगर पेशेंट को थ्रस्ट आ रहा है तो आइस की क्यूब्स दे सकते हो या सिप्स दे सकते, सिप में पिए पानी, ज़्यादा एक साथ पानी ना पिए, तो फ्लूइड इनटेक कम कर दोगे। और वो ड्रिंक्स भी अवॉइड करोगे जिनसे कि यूरिनेशन ज़्यादा होता है, जैसे हाई शुगर या कोल्ड ड्रिंक्स, कोला, बियर या ये सब चीज़ें क्या करती हैं, यूरिनेशन को बढ़ा देती हैं, तो इन ड्रिंक्स को अपने को अवॉइड करना है। इसके अलावा बात करें तो यूजिंग डबल वॉइडिंग टेक्निक व्हेन यूरिनेट, यूजिंग डबल वॉइडिंग टेक्निक मतलब आप जब भी यूरिनेट करने जाओ तब एक बार होल्ड करके और वापस वहीं खड़े रहो, मतलब डबल वॉइडिंग। एक बार वॉइड किया आपने, फिर वेट करो और थोड़ी देर बाद वापस, क्योंकि जो ड्रिबलिंग हो रहा था उससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन को डबल वॉइडिंग से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। और डूइंग एक्सरसाइज टू ट्रेन ब्लैडर फॉर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करो, मतलब आप अपने ब्लैडर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो थोड़ी देर होल्ड करके रख सके, ताकि आपको बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन करने के लिए बार बार नहीं जाना पड़े। इसके बाद फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले अपन देंगे अल्फा-1 एड्रीनर्जिक ब्लॉकर एजेंट्स, अल्फा-1 एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसके एग्जांपल है टेराजोसिन, अल्फुजोसिन, डोक्साजोसिन। ये क्या करते हैं, ये एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कर देंगे। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिबिट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी और बार बार यूरिनेशन की फीलिंग नहीं आएगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंटरनल स्फिंक्टर ओपन होगा, जब मसल जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा नर्वस सिस्टम तक मैसेज आएगा, जैसे नर्वस सिस्टम मैसेज भेजेगा वापस मसल्स को, ब्लैडर मसल्स को, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें और इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो और प्रेशर से बाहर यूरिन जाए, तो उसको इनिबिट कर देंगी। तो स्लो आपको बार बार जो अर्ज आ रही थी वो कम हो जाएगी। तो जो अल्फा-1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो आपको कि ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको का कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कर देंगे। इसके अलावा सेकंड एजेंट जो है वो है 5-अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स। इसके एग्जांपल है फिनास्टेराइड और डूटास्टेराइड। ये क्या करेंगे, 5-अल्फा रिडक्टेज जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है कन्वर्टिंग द टेस्टोस्टेरोन टू मोर एक्टिव डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, जो कि प्रोस्टेट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। जो DHT होता है, जो मैंने बताया था हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे कि DHT होता है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जा गया है कुछ स्टडीज़ में, जिनके जो बोलते हैं या जिनके द्वारा कहा गया है कि ये प्रोस्टेट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो इसको इनिबिट करने के लिए अपन क्या देंगे, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकोगे और दूसरा DHT बनने से रोकना होगा, टेस्टोस्टेरोन को, जो उसकी मोर एक्टिव फॉर्म है या ज़्यादा एक्टिव फॉर्म DHT डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बनने से रोकना है। जो DHT कुछ स्टडीज़ में माना गया है कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट की ग्रोथ के लिए। ये आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने बात करी BPH, किसकी, BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ
cells. तो non cancerous increased in the size of cells of prostate gland that push or narrow the urethral lumen and causing obstruction into the urine flow. That is the condition known as benign prostatic hyperplasia. मतलब मीन्स कि बेनाइन या नॉन कैंसरस ग्रोथ होना किसके अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के की सेल्स के अंदर ग्रोथ होना, जो कि क्या करती हैं, यूरिथ्रा की ल्यूमन को छोटा कर देती हैं या पुश कर देती हैं, नैरो कर देती हैं, जिसकी वजह से यूरिन के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आना चालू हो जाता है. उस कंडीशन को क्या बोला गया है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इडियोपैथिक होता है, कोई अननोन एग्जैक्ट कोज अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे एज है, लाइफस्टाइल है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माने गए. अलग अलग स्टडीज़ अलग अलग बातें बताती हैं. तो इसमें DHT नाम का एक हार्मोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन की एक एक्टिव फॉर्म होती है. जो मेल एंड्रोजन हार्मोन होता है वो उसकी एक्टिव फॉर्म DHT, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानी गई है कुछ स्टडीज़ में. तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी समटाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो जो ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के चारों तरफ जो BPH या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या कर देती है, इसकी ल्यूमन को छोटा कर देती है. अगर इसकी ल्यूमन छोटी हो जाएगी तो यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आना चालू हो जाएगा और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्रिक्वेंसी इन यूरिनेशन या स्ट्रॉन्ग अर्ज आना, ड्रिबलिंग होना या आफ्टर वॉइडिंग आप मतलब इनिशिएट ही नहीं हो पाती, यूरिनेशन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए तो इनिशिएट ही नहीं हो पाती, ये सब कंडीशंस हो सकती हैं. या लेटर स्टेज में या कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स की बात करें अपन तो ब्लीडिंग हो सकती है या फिर और क्या कंडीशंस हो सकती हैं. वैल्यूएशंस के बारे में, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में अपन विजुअलाइज करके देख सकते हैं सिस्टोस्कोपी से, और एक जो स्पेसिफिक प्रोस्टेट कैंसर और BPH के बीच में डिफ्रेंशिएट करने, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स भी लगभग ऐसे ही होते हैं जैसे कि BPH के होते हैं. तो अपने को दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है. इसलिए अपने को सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि ये BPH है या प्रोस्टेट कैंसर है. तो उसके लिए प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये वो वाला कैंसर तो नहीं है. इसके बाद अपन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो अपन यूरिन फॉर्मेशन को कम करें, जिसके लिए अपन इनटेक कम कर सकते हैं, और जो भी ड्रिंक्स है जो यूरिनेशन को बढ़ा सकती हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं. डबल वॉइडिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं. और इसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट में अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जो कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और जो DHT के या टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से अपन इसकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं. तो ये था बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन YouTube that is named by Med Search for Nurses. Thank you so much guys.